So now here is a question on Bernoulli's theorem and continuity. Combined हमारे पास एक डेली लाइफ क्वेश्चन है. You are given a tapered pipe. एक tapered pipe है जिसका एक क्रॉस सेक्शन है A. इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. दूसरा क्रॉस सेक्शन है B and the cross sectional area is 1 centimeter. And let's say water is flowing in this pipe. So the density of water is 1000 kg per meter cube. Now you are given that at cross section A the velocity of the water is 10 meters per. So your question is, and both the cross sections are at a height of 2 meter above the ground. इसका मतलब जो पाइप है आपका वो हॉरिजॉन्टल है. पाइप है जो हॉरिजॉन्टल पाइप का केस है क्योंकि सभी जगह हाइट क्या है सेम, तो हॉरिजॉन्टल भी होगा. ठीक, तो नाउ योर क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट. तो ए क्रॉस सेक्शन और बी क्रॉस सेक्शन में प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. तो देखो इसको हम बर्नौली से ही सॉल्व करेंगे. तो हम अपना एक सेक्शन इसको कंसीडर करते हैं, एक सेक्शन इसको कंसीडर करें और अप्लाई करें बर्नौली. चलो तो अगर हम लिखेंगे बर्नौली तो क्या लिखेंगे, पी ए हाफ रो बी ए स्क्वायर प्लस एच ए दैट इज इक्वल्स टू पी ए प्लस हाफ कैपिटल एस पी ए हाफ रो बी बी स्क्वायर प्लस एच बी. ऐसे लिखते हैं, दो क्रॉस सेक्शंस लिए और हमने इक्वेट कर दिया. चलो इन द गिवन क्वेश्चन हम इसको सबको डेटा लिखते हैं, आपको क्या क्या पता है क्योंकि खुद ही करना है. चलो क्या हमें डेंसिटी पता है, यस इट इज 1000 kg पर मीटर. डेंसिटी पता है, ठीक है. क्या वी ए पता है हमको, 10 मीटर पर सेकंड. वी नो द वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन ए इज हाउ मच, 10 मीटर पर सेकंड. स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड. अच्छा लेकिन क्रॉस सेक्शन बी पर हमें स्पीड नहीं पता है, इट इज नॉट नोन टिल नाउ. ठीक है कोई बात नहीं. एच ए और एच बी पता है 2 मीटर एंड बोथ आर इक्वल. ठीक, तो अगर हॉरिजॉन्टल पाइप वाला केस है तो ये भी 2 मीटर है और दोनों क्या हो जाएंगे. तो देखा हाइट का इफेक्ट कभी भी हॉरिजॉन्टल वाले केस में नहीं लेगी. तो अब हमारा जो इक्वेशन रिड्यूस हो गया, इट इज रिड्यूस टू पी ए हाफ रो बी ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी बी हाफ रो बी बी स्क्वायर. दैट्स द थिंग. अच्छा अब हमें निकालना क्या है, पी ए माइनस पी बी. चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं. तो पी ए माइनस पी बी अगर हम लिखना चाहें, व्हाट वी कैन राइट, हाफ रो बी ए स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं. हमने क्या किया, पीबी को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, ये इधर प्लस था इधर माइनस हो गया, और हाफ रो बी ए स्क्वायर को राइट साइड ले गए थे, यहाँ पे ये प्लस था यहाँ जाकर माइनस हो गया. यहाँ पे हाफ रो को कॉमन ले लें तो बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर पी ए माइनस. तो देखो अगर हमें पी ए माइनस पी बी चाहिए तो हमें डेंसिटी पता होना चाहिए, हमें बी सेक्शन के वेलोसिटी पता होना चाहिए और हमें ए सेक्शन के स्पीड पता होना चाहिए. हमें क्या नहीं पता, डी भी नहीं पता. तो उसके लिए तो हमारे पास एक और इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो कभी भी आपको वेलोसिटी चाहिए ना आपको बर्नौली में, तो आप हमेशा कंटिन्यूटी का यूज करते हैं. तो लगाएं यहाँ पर कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, a1 b1 a2 b2. तो a b a b b ऐसे लिख सकते हैं. चलो a कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो मैं यहाँ इसको मीटर स्क्वायर में नहीं बदल रहा हूँ, दोनों तरफ a है. यहाँ अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को तो यहाँ भी तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ए की वेलोसिटी कितनी है, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड. ए बी कितना है
1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें बीबी क्या करना है, निकालना है। देख रहे हो सेंटीमीटर स्क्वायर गेट, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, इसीलिए मैंने यूनिट नहीं कन्वर्ट किया है, ठीक है। और देख रहे हो आपको बी बी मिलेगा, वो किसमें मिलेगा, मीटर पर सेकंड। चलो बताओ यहाँ से कितनी मिल गई, बी सेक्शन की वेलोसिटी हाउ मच, 20 बताया था डबल हो जाएगा, तो 20 मीटर पर। और बाय द लॉजिक यू आल्सो नो कि एरिया अगर हाफ हो रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी डबल हो जाएगी, दैट्स द की पॉइंट। और देखो वो निकल के भी आ गया, तो बस इसी की तो कमी थी, मिल गया आपको, कुछ है नहीं, यहाँ पुट करो एंड गेट द आंसर। बताओ कितना आता है सॉल्व करने के बाद। Solve this and tell the final answer. हो गया, then half rho, rho is 1000, 20 square minus 10 square, यही होगा। बताओ कितना आ रहा है, 400 minus 100 that is 300, 3 5 is 50, प्रेशर डिफरेंस है, यूनिट पास्कल्स, प्रेशर की यूनिट है ना ये, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस here, obviously PA minus PB आया है 50 वर्सेस 100,000 लैब में, देख रहे कितना लार्ज प्रेशर डिफरेंस है दोनों एंड के बीच में। अच्छा, तो हमें मिला PA minus PB that is equals to this much। तो बताओ कौन ग्रेटर होगा, PA बड़ा होगा कि PB बड़ा होगा, PA is greater than, क्योंकि ये प्लस आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तो अगर प्लस है आंसर तो ऑब्वियसली है कि PA will be greater than, तो पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो A क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर ज्यादा था और B1 प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यही मैं बताना चाह रहा था तुमको इस एग्जांपल के थ्रू कि आप जैसे A से B पहुंचते हो स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे कितनी स्पीड थी, ये भी कितना आया था 20, तो स्पीड बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इज, तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा, डिक्रीज, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा, डिक्रीज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। क्लियर, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वो किसके लॉस में बढ़ रही है, प्रेशर एनर्जी के लॉस में बढ़ रही है। प्रेशर एनर्जी कम हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में। यही तो कंजर्वेशन है, यही क्या है कंजर्वेशन। अगर एक बढ़ना है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, तो अगर दोनों के सम को कांस्टेंट रहना, तो अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे को, दैट्स द पॉइंट। तो समझ गए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप दिमाग में बैठा लें कि हॉरिजॉन्टल पाइप में अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती तो किस एनर्जी के लॉस पे पड़ रही है, प्रेशर एनर्जी के लॉस पे पड़ रही है, ठीक है। और अगर काइनेटिक, अगर उल्टा सोचे तो अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो प्रेशर एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगी। तो दोनों को आपस में आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करो, डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, लिखें, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर attached with a closed pipe, the reading of pressure meter attached
with a closed pipe which is 20 mm of Hg. 20 mm of Hg. Full stop. On opening the wall of the pipe, on opening the wall of the pipe, the reading of the pressure meter, the reading of the pressure meter is reduced to, the reading of the pressure meter is reduced to, what was the initial 20 mm, 10 mm of is reduced to 10 mm of Hg. Full stop. Calculate the speed of the water flowing in the pipe. Calculate the speed of the water flowing in the pipe after valve is open. After the valve is open. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? एक पाइप है जिसमें पहले पानी भरा हुआ है, वाल्व बंद है आपके पाइप। उस समय प्रेशर कितना है? 20 mm of Hg. This is the initial condition. अब वाल्व को आपने ऑन कर दिया, लास्ट में हैंड से वाल्व खोल दी। अब वाल्व आपने ओपन की तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा? 10 mm of Hg. अब क्या पानी फ्लो हो रहा होगा पाइप में? ऑफ कोर्स वाल्व ओपन हो गई तो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा होगा? दैट इज योर क्वेश्चन। वाटर है तो डेंसिटी विल ऑलवेज बी 1000 kg पर दैट्स पॉसिबल। चलो सॉल्व करो। हाइट की बात नहीं किया मींस हॉरिजॉन्टल होगा। अगर हाइट की बात नहीं करता क्वेश्चन मतलब पाइप कैसा है? ऑलवेज जीरो। अगर हाइट नहीं देता है, ठीक है। चलो तो इनिशियली द वाल्व वाज क्लोज्ड, ऐसे इसमें वाटर प्लेट है और इससे पहले का नहीं पता क्या है, लेकिन हमें पता है कि इस समय इसमें प्रेशर जो है इनिशियली 20 mm of Hg। After opening the valve, the pressure become बस ऐसे करके आपको लिखना है। इसको आप P इनिशियल कह दो या P1 कह दो। P1 is let's say 20 mm of Hg, P2 और P फाइनल will be 10 mm of Hg। अब देखो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज हो रहा है, तभी स्पीड आ रही है। अच्छा ये तो और कुछ दिया है डेटा क्वेश्चन में? इज एनी अदर? डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने नहीं दिया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए अगर हमें बर्नौलीज लगाना है तो P1 प्लस रो V1 स्क्वायर प्लस H1 ऐसे करके लिखेंगे। तो हमें अल्टीमेटली क्या भी चाहिए? इनिशियल स्पीड चाहिए, जो इनिशियल कंडीशन में पानी की स्पीड थी वो कितनी थी, और H1 की जरूरत नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला केस है। दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप। फिर भी लिख लेते हैं H1 is equals to H2, let's say that is some H। V1 नहीं पता है और V2 तो पूछ रहा है हमसे। V2 क्या कर रहा है कि वॉल ओपन करने के बाद स्पीड क्या होगी, दैट इज यू हैव टू फाइंड। अच्छा तो चलो इक्वेशन अगर लिखेंगे यहाँ पर तो देखो इक्वेशन क्या है? P1 हाफ रो V1 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। H1 that is equals to P2 half रो V2 स्क्वायर प्लस ये इनिशियल कंडीशन में था और ये फाइनल कंडीशन में था। तो देखो H1 और H2 इक्वल है तो दे विल गेट कैंसिल, तो
तो बचा क्या P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो। हमको V2 निकालना है तो क्लियर सी बात दिख रही है कि आपको डेंसिटी भी पता है, आपको P1 P2 भी पता है, आपको V1 नहीं पता, V1 नहीं पता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि अगर V1 पता चल जाएगा तो फिर क्या है। नाउ टेल मी हाउ टू फाइंड दिस V1, हाउ विल यू फाइंड इट? क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है तो कंटिन्यूटी नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट अप्लाई द इक्वेशन ऑफ, क्योंकि उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। So now you can tell me what is the initial speed and the valve was closed, 0. Good. Valve अगर बंद है तो कोई भी पानी का फ्लो, इनिशियल स्पीड क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी, मिल गया V1। अब तो आंसर आ जाएगा, निकालिए। फाइंड V2, जीरो क्यों है बेटा, वाल्व बंद है जब शुरू में पानी का फ्लो होगा, पानी का फ्लो तभी होगा जब आप एंड ओपन करोगे। आपके जो ऊपर ओवरहेड टैंक्स होते हैं तो उसमें एक वाल्व बंद करने का ऑप्शन होता है कि नीचे पानी ना जाए पाइप में, तो आप ऊपर से वाल्व क्लोज कर देते हो, देखते हो नीचे पानी, तब तो पानी भरा हुआ है पूरी टंकी को टेस्ट में, कोई भी फ्लो। जब आप वाल्व ओपन करोगे तभी तो फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। दैट इज व्हाई V1 इज 0। निकालें V2, कितनी स्पीड एक्वायर करेगा फ्लो, नाउ द थिंग इज कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो प्रेशर दिया हुआ है इनिशियल और फाइनल, दैट इज गिवन इन द mm ऑफ hg। प्रेशर किसमें दिया है, मरकरी के कॉलम के टर्म्स में दिया है, पास्कल्स में नहीं। हमको इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्कल में करना पड़ेगा। क्लियर, ओके। तो सबसे पहला काम तो यही करो कि प्रेशर को कन्वर्ट करो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। नाउ हु कैन टेल मी हाउ टू कन्वर्ट इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम mm ऑफ h? मैंने कुछ रिलेशंस दिखाए थे आपको, तो जाइए देखिए पिछली क्लास में या पिछले साथ मैंने कुछ रिलेशंस बताए थे आपको डिफरेंट यूनिट्स के बीच के, वो आपको पता होंगे तभी आप रिलेट कर पाएंगे mm ऑफ hg से न्यूटन पर। क्या था रिलेशन, व्हाट वाज 760 mm ऑफ hg, 1 atmospheric pressure, 760 mm of mercury column will give you a pressure of 1 atmosphere। ये तो पता है ना आपको, तो हम वहीं से कुछ ना कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, आपको पता है कि 760 mm मरकरी का जो कॉलम है दैट इज इक्वल टू 1 atm प्रेशर। इस कॉलम का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, हर एक लिक्विड के कॉलम का कुछ प्रेशर होता है बॉटम पे, रो hg से निकालते हो। अगर 760 mm मरकरी का कॉलम है उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, दैट इज व्हाट। आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेयर कितना पास्कल होता है, क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए, 760 mm of hg is equals to, इसको आप 1 एज्यूम कर लो, टेक इट 1। तो बताओ क्या मिला रिलेशन इन दोनों से, कि 760 mm of hg is equal to 10 raised to power 5 pascals। बताओ अगर 760 का पता है तुमको तो 20 का भी निकाल सकते हो और 10 का, यूनिटी मेथड। चलो तो अगर 760 mm of hg is equal to this, तो 1 mm of hg is how much, 10 raised to power 5 divided by 760। एक के लिए मिल गया,
20 के लिए निकालना होगा तो 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे और 10 के लिए निकालना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। व्हाट यू आर, आप तो समझ गए। अब निकालो फाइनल आंसर। ये काम जरूर कर देना। बताओ अब जल्दी से आंसर V2 बता दो। ठीक है, वो कैलकुलेशन है, अब तो कर लोगे ना अपने से। ठीक है, तो आप उसको अपने घर में कर सकते हैं कैलकुलेशन। आई एम लीविंग इट फॉर यू। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो और क्वेश्चन करें पर नॉलेज में कि आगे बढ़े। अब तो क्लियर हो गया ना कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको कुछ डेटा चाहिए बस, और अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर वो किसी दूसरे तरीके से पता करना पड़ेगा, तो वो आप समझ गए हो। अब थोड़ा एप्लीकेशंस और देखते हैं, तो लिखिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। लिखिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का। एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स इफ्लक्स वैसे स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता है, तो ठीक है। Let's understand what is this velocity of flux or speed of flux. Let us consider there is a tank which is filled with water. ये ग्राउंड पे रखा हुआ है and let's say the height is capital H और ये पानी से भरा हुआ है सर। कोई भी लिक्विड हो सकता है जिसकी कुछ डेंसिटी होगी। Now what I did, I just make a hole here. अब मैं स्टैंड में यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एक होल। What do you observe? क्या पानी यहाँ से ऐसे निकलेगा बाहर और एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ ग्राउंड पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन भी आने वाला है, फिर मैं रेंज निकलवाऊंगा आपसे। बट अभी समझते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है। तो लेट करो ये जो होल हमने इसमें क्रिएट किया है, ये जो टॉप सरफेस है उससे कुछ, वैसे इसकी हाइट हम ग्राउंड से देते हैं ऊपर से आते हैं। चलो ऊपर से मान लेते हैं टॉप से ये कितनी हाइट नीचे है, h की हाइट नीचे। तो जो टॉप सरफेस है उससे इस होल की जो डिस्टेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज h। तो क्वेश्चन है कि अब इससे लिक्विड बाहर आएगा, कुछ वेलोसिटी से बाहर आएगा, उसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ। बस कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर इससे निकलने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी है उसको पता करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड। क्लियर? तो बताओ लिक्विड की वेलोसिटी इनिशियल कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। कैसे निकलेगा, हॉरिजॉन्टल। वो तो फिर बाद में वो पैराबोलिक हो गया ग्रेविटी की वजह से, बट इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या ये पैराबोलिक मोशन वाला केस हो गया? याद है क्वेश्चन एक ऐसे, एक बिल्डिंग है जिससे तुमने कुछ यू से फ्लो किया तो वो कैसे पाथ में जाता था, और रेंज का फॉर्मूला हमने निकाला था कैसे, अभी करेंगे उसको बाद में। पहले ये निकालो कि कितनी स्पीड से यहां से लिक्विड बाहर आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। चलो इसका कुछ अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसकी वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लेट इट बी स्मॉल a। चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मुझे आइडिया चाहिए आप लोगों की साइड से, हाउ टू सॉल्व दिस। बर्नौलीज लगाना है, पोटेंशियल वगैरह सब कुछ किसमें आ जाता है, बर्नौलीज में आ जाता है। तो आपको अलग से नहीं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सोचना है, सब बर्नौलीज के अंदर है। तो दो सेक्शन चाहिए बर्नौलीज को, वी नीड टू सेक्शंस, वन और। चलो एक तो पता चल गया कि यहां मानना पड़ेगा क्योंकि यहां की वेलोसिटी ऐसे ही है।
चलो एक सेक्शन यहाँ पे एज्यूम कर दिया हमने, दिस सेक्शन लेट इट बी 1। दूसरा कहाँ पे एज्यूम करेंगे बताइए, वेयर विल यू एज्यूम द सेकंड सेक्शन? क्या टॉप सरफेस पे? क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? हाँ, क्योंकि यहाँ का हमें क्या पता है, प्रेशर। दूसरा सेक्शन मतलब ऐसा याद रखो कि सेक्शंस हम वहीं लेंगे ना जहां हमें ज्यादा चीजें पता हो, जहां हमें ज्यादा चीजें पता हो जिसके बारे में। तो हमें टॉप के बारे में प्रेशर पता है, दैट इज हाउ मच पी, इसलिए टॉप को हमने ले लिया। अच्छा ठीक है, दिस इज योर सेक्शन 2। चलो लिखते हैं यहाँ पे बर्नौलीज, बताओ क्या आता है। तो देखो हमने क्या लिखा, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 लगाया और इधर ये दूसरा टर्म कर दिया। अब सारी वैल्यू रखो और अब बताओ फाइनल आंसर क्या है। हाँ, इट विल कम रूट 2g स्मॉल h है, दिस विल कम। ठीक है, तो ये करेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पर, रो mc वाज नॉट देयर। तो देखो क्या समझ में आया, ये कुछ रिजल्ट है तो पहले का देखा हुआ लगता है। ऐसा रिजल्ट कहाँ पे देखा था तुमने, रूट 2gh, बताओ हमें, याद है रूट 2gh कहीं आता था काइनेटिक्स में, देखो आता था। देखो अब मैं बताता हूं, अगर मैं यहां से सरफेस के पास एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं, देखो ध्यान से, अगर इस सरफेस के पास से मैं एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से क्या कर दूं, जब ये ऑब्जेक्ट चलता 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 h हाइट नीचे पहुंचेगा, कितनी स्पीड गेन कर लेगा, रूट 2g, दैट व्हाट दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ इनर्शिया। आप अगर एक ऑब्जेक्ट को भी यहां से रेस्ट से रिलीज करोगे, जब भी वो यहां पहुंचेगा उसके पास भी कितनी स्पीड होगी, रूट 2g, और वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स भी कुछ सेम टर्म मिलता है। क्लियर, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। चलो अब इसके कुछ रेंज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, कितनी दूर भी गिरेगा जाकर के पानी, और ये सारी चीजें। तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स हो गया। अब इसके हम रिलेटेड कुछ फेनोमेना देखते हैं। सपोज दैट ये टाइम है, दिस वाज द वॉल्यूम है, तो बताओ यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आता है वो कितना आता है, रूट 2g। h क्या है यहाँ, स्मॉल वाला, और स्मॉल h क्या था हमारे, h क्या था, सरफेस से ओरिफिस तक की डिस्टेंस। ये जो आपका होल है ये सरफेस से कितनी दूर पर, दैट इज h। या ऐसे कह सकते हो इस होल के ऊपर कितनी हाइट है लिक्विड की, दैट इज h। तो h is the height of the liquid column above the hole, h is the height of the liquid column above the hole, क्योंकि होल वाला लेवल ये है, इसके ऊपर बताओ जो ये लिक्विड है उसके कॉलम की हाइट कितनी है, h। तो उसको लिखेंगे वहां, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ h। सो हियर h is the height of liquid column above the hole। एक्चुअली इस होल का एक स्पेशल टेक्निकल नाम होता है, इसको ओरिफिस कहा जाता है। अभी हम इसमें लेकिन नहीं जाने वाले हैं, बस नाम जान लो, ओरिफिस कहते हैं, ठीक है इस होल को। अच्छा, अब हमको ये पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को अगर हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इट फॉलो द पैराबोलिक पाथ। ये जो लिक्विड यहां से निकलेगा वो कुछ एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ ग्राउंड में जाके कुछ दूर पे जाके गिरेगा, उसकी रेंज हो गई है, दिस इज द रेंज, कितनी दूर पे जाके गिरेगा आपके पैर से। इसका हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर याद हो आपको, तो क्या है एक्सप्रेशन रेंज का, यू से अगर हमने किसी को थ्रो किया तो व्हाट इज द रेंज, लुक एट द प्रोजेक्टाइल मोशन नोट्स, है किसी के पास, किसी को याद है क्या की रेंज, बेटा फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, ये आया था फॉर्मूला,
u into root 2h by u speed थी, h is the height from the ground, h कहाँ से height थी, ground से height थी, and g acceleration भी हो गई, यही था एक्सप्रेशन। फिर अब इसको लगाएं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी आ चुकी है, ये h यहाँ पे क्या है, हाइट अबव द ग्राउंड। बताओ कितनी स्पीड आई, रूट टू एच इनटू, चलो ग्राउंड से हाइट क्या है इसकी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। डन। चलो थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करें, g and g get cancelled, final expression range is given by 4h into h minus h, ये आ गया हमारे रेंज का फॉर्मूला। व्हाट इज स्मॉल h हियर, ओरिफिस के ऊपर लिक्विड की हाइट, कैपिटल H टोटल टैंक लिक्विड की हाइट, ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी है लिक्विड की, या टैंक की हाइट भी कह सकते हो इसको आप, बट कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या रहेगा, टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द ग्राउंड। कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द ग्राउंड या अबव द डेटम, H is height of liquid above reference या datum, and small h liquid है, ठीक। तो ये रही बात आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकलवाया था, वो सब आप कर लेना, एक बार आप जाओगे प्रोजेक्टाइल देखोगे, सारे कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल के आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक। मैंने रेंज निकाल के आपको बता दिया। ये तो रही बात आपके बर्नौलीज थ्योरम की, और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी। अब देखो एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है वेंचुरी मीटर। देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड, देखो किसी भी पाइप में अगर कोई फ्लो हो रहा है, किसी फ्लूइड का या लिक्विड का, और अगर हमें उस फ्लो की स्पीड को मेजर करना है, क्या मेजर करना है, उसके लिए हम वेंचुरी मीटर लेते हैं। सो वी यूज वेंचुरी मीटर टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लो, क्लियर। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा कि आपको लिख के लाना है शॉर्ट नोट ऑन वेंचुरी मीटर एंड हाउ इट इज अप्लाइड टू मेजर द स्पीड ऑफ, तो बर्नौलीज लगाना पड़ेगा, और ये क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में आपको लिख के लाना है, ठीक। तो दैट्स योर होमवर्क टू फाइंड अबाउट द वेंचुरी मीटर। नाउ लेट्स मूव अहेड further, and now we will discuss a new concept, viscosity। तो अब हम विस्कोसिटी डिस्कस करते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी, देखो विस्कोसिटी में हमें सबसे पहली चीज समझनी होगी विस्कस फोर्स। लिखिए इसकी डेफिनेशन विस्कस फोर्स, ठीक है। इट इज द इंटरनल resisting force, it is the internal resisting force between the layers of liquid, between the layer of liquid, between the layers of liquid, which opposes the, which opposes the relative motion between the layers, which opposes the relative motion between the layers, which opposes the relative motion between the, तो ये फ्रिक्शन की तरह है, देखो
फ्रिक्शन भी, आप अगर कोई एक बॉडी है और आप उसको किसी सरफेस पे मूव कराना चाहते हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। सेम थिंग इज विद द लिक्विड्स ऑल्सो, लिक्विड्स में भी अपने उनके अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, एक जो एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करने से रोकता है। तो उसको और थोड़ा समझते हैं। ये देखो कोई लिक्विड, ठीक है, कॉलम है लिक्विड का। अब हम ना इस लिक्विड को ना बहुत लेयर्स के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। ये जो लिक्विड होता है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स। एक लेयर ये हो गई, जैसे टॉप लेयर है, फिर उसके नीचे एक लेयर होगी। ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि आवर लिक्विड कंसिस्ट ऑफ लेयर्स। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैंने टॉप लेयर पे फोर्स लगाया, क्या लगाया, कैसा फोर्स है, नॉर्मल है कि शियर फोर्स है, शियर फोर्स है पैरेलल टू द, समझ में आया। अच्छा, तो अब मैंने अगर टॉप वाली लेयर पे शियर फोर्स लगाया है, इस टॉप लेयर की क्या टेंडेंसी देखना, वो आगे मूव करेगी, इट विल ट्राई टू मूव, और ये किसके ऊपर स्लाइड करेगी, अपने लोअर लेयर पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो टॉप लेयर है इसमें एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, इट विल स्लाइड, इट विल शियर, और इट विल ट्राई टू मूव अबव दिस सेकंड व्हिच इज बिलो। तो अब ये जो सेकंड वाली लेयर है ना वो मूव नहीं करने देगी इस टॉप लेयर, ये अपोज करेगी उसके मोशन। दिस सेकंड लेयर विल अपोज द मोशन ऑफ द टॉप लेयर, और इसी अपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। इसी अपोजिशन को क्या कहते हैं, तो अगर ये लेयर आगे जाना चाहती है तो डिस्कस फोर्स कीजिए, और ये कौन लगाएगा, दिस बॉटम, क्लियर। अच्छा, तो ये अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं आपको टॉप लेयर का, तो कुछ इस तरह से है कि मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो पीछे की तरफ क्या लगा इस पे, डिस्कस फोर्स बाय द लेयर बिलो इट, क्लियर। अच्छा, तो अगर मुझे इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, टॉप लेयर को किससे मूव कराना है, तो वो कब पॉसिबल होगा, जब हमारा फोर्स किसके इक्वल हो, नेट फोर्स 0। जब नेट फोर्स क्या होगा, अगर हमारा फोर्स कमजोर हो गया तो फिर हम मूव नहीं करा। इसीलिए लेट्स अंडरस्टैंड ग्लिसरीन, आप ग्लिसरीन की टॉप सरफेस पे ना एक प्लेट रखो या आप एक कागज रखो कुछ भी, अब आप उस प्लेट पे ना ऐसे शेयर करने की कोशिश करो, आपको थोड़ा डिफिकल्टी फील होगी एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू कि आपने एक प्लेट को पानी पे रखा और पानी पे आपने उसको मूव कराया, कुछ स्मूथली मूव कर गई है। लेकिन उसी को आप ग्लिसरीन में रख दो, ग्लिसरीन का कंटेनर, और उसमें आप उस प्लेट को मूव कराने की कोशिश करो, यू विल फील डिफिकल्टी, आपको एक अपोजिशन फील होगा, यू विल फील है। आप एक बहुत थिक लिक्विड ले लो, बिल्कुल बहुत ज्यादा थिक है, अब आप उसमें मूव कराओ, देखिए आप कराओ करा ही नहीं पाओगे। ऐसा होता है ऑब्जर्वेशन। एक और इसको समझते हैं, आपको पानी के अंदर रख दिया जाए, आप कहा जाए मूव करो, कुछ अपोजिशन फील होगा, ठीक है, फिर भी आप मूव कर लोगे। अभी आप एयर में सबमर्ज हो, एयर भी क्या है, फ्लूइड, आप एयर में क्या करते हो, बहुत ही कंफर्टेबली मूव करते हो, क्योंकि एयर में विस्कोसिटी बहुत कम होती है। एयर में जो विस्कोसिटी है दैट इज वेरी, विस्कस मतलब चिपचिपा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, विस्कस होने का मतलब क्या होता है, और जो ज्यादा चिपचिपा होगा ना उसमें ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, वो ज्यादा फोर्स करेगी, ठीक। तो एयर में कुछ है ही नहीं है विस्कोसिटी, ऑलमोस्ट जीरो, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी विस्कस फोर्स फील कंफर्टेबली मूव कराते हो आप चीज। यही आप अगर लिक्विड में चले जाओगे, जैसे एग्जांपल वाटर में, आप पानी में चलने की कोशिश करो, आपको पोजीशन समझ में आएगा। आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, यू विल फील कि कोई आपको पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा है, रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से, दैट इज द विस्कस फोर्स। नेक्स्ट, आपको ग्लिसरीन के कंटेनर में डाल दिया है, वहां तो आप हिल भी नहीं पाओगे, बेसिकली देखना है, आपको लगेगा आप चिपक गए हो पूरा अंदर, होगा ना ऐसा। तो दैट इज व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस विस्कस। तो अगर आपको मूव करना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, या आप इससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो दैट इज वेरी, बट लेस में मोशन। अच्छा, अब ध्यान से सुनो,
ठीक है, तो टॉप लेयर को अगर हमने मूव कराना है तो हमें इतना सफिशिएंट फोर्स लगा दिया जो किसके इक्वल था, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे टॉप। अब हम इसके बॉटम लेयर को देखते हैं, नीचे वाली लेयर, दैट इज दिस। इस पे क्या होगा? ठीक है, हमने टॉप में फोर्स लगाया तो वो तो मूव कर गई, बॉटम पे फोर्स वो तो नहीं मूव करना चाहिए एज पर द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉ तो ये कहता है कि जिस पे आप फोर्स लगाओगे वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। फोर्स को आपने टॉप पे लगाया, इट मूव्ड। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल। आप बस में जाते हो, एक बस है, एक ट्रेन है, लेट्स से ये ट्रेन का फ्लोर है ऐसे, उसमें एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ध्यान से सुनो। ट्रेन के इंजन में ना इस बोगी में एक फोर्स लग गया, जिसकी वजह से ये जो बोगी है ये क्या करने लगी, आगे निकलने। बॉक्स में कोई भी फोर्स, बॉक्स भी तो आगे जाता है, बॉक्स भी, बताओ which force is responsible for the motion of the ball। इसके लिए तो समझ में आ गया कि बोगी में जो इंजन लगा है, इस बॉक्स पे या जो आप खड़े रहते हो अंदर, आप भी तो आगे जा रहे हो बेसिकली ग्राउंड रेस्पेक्ट में, इस मतलब आप पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, वो कहां से आएगा? दैट इज फ्रिक्शन। दैट इज कि इस बॉक्स और इस ट्रेन के बॉगी की सरफेस के बीच में क्या लग रहा होगा? कुछ आपके लेग्स और सरफेस के बीच में क्या लग रहा होगा? एंड दिस फ्रिक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस बॉक्स एंड यू। समझ में आया? तो वही चीज यहां पे भी होगी, देखो कैसे। इस लोअर लेयर पे, इस टॉप लेयर पे नीचे की तरफ क्या लगाया? विस्कस फोर्स। तो ये अगर एक्शन हुआ तो इसका क्या भी होगा? तो ये जो टॉप लेयर है इस बॉटम वाली लेयर पे आगे की तरफ उतना ही विस्कस फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? अब बताओ, क्या ये लेयर अब आगे मूव करेगी? किसकी वजह से? विस्कस फोर्स की वजह से। देखा, तो फ्रिक्शन कई बार रिस्पांसिबल होता है चीजों को आगे चलाने के लिए। और समझते हैं, देखो फ्रिक्शन का एग्जांपल, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया है, तो क्लियर सी बात है, समझ में आ रहा है कि नीचे वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा, क्यों? एक्सटर्नल फोर्स है। चलो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को आगे जाने से क्या करेगा? रोकेगा। तो ये वाले फोर्स पीछे लगा। अब ध्यान से देखना, इस वाले ब्लॉक का एफईडी बना रहा हूं, तो देखो इस वाले ब्लॉक पे आगे मैंने कितना लगाया? टॉप वाला इसको अप्रोच करेगा किधर? फोर्स लगा के F। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है इस वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कहां जाने की कोशिश कर रहा है? ये वाला ब्लॉक इस पे फोर्स। अच्छा, तो अगर इसने इस पे एक्शन किया पीछे, तो ऊपर वाले पे इसके आगे क्या होगा? और क्या रिएक्शन की वजह से ही आगे मूव कर रहा है? ये जो टॉप वाला ब्लॉक है वो इसके साथ जाता है बिकॉज़ ऑफ दिस फ्रिक्शन, बिकॉज़ ऑफ दिस फ्रिक्शन। समझ में आया? तो ये चीजें हैं, वही चीज ट्रेन में भी हो रही है। अच्छा, तो अगर टॉप लेयर मूव कर रही है तो उसके नीचे वाली लेयर मूव करेगी, उसके नीचे वाली भी करेगी, क्या है? ऐसा, तो फ्रिक्शन लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, तो ये प्लेट थी, ऐसे प्लेट वाला एग्जांपल नहीं लेना। ये मैंने एक टॉप में प्लेट रखी थी, उसमें मैंने क्या लगाया? फोर्स। अगर ये प्लेट कितने से जा रही है आगे? बी से जा रही है, इसके साथ जो ये लेयर होगी चिपकी इसके साथ, वो भी कितने से जा रही होगी आगे? बी से, क्योंकि इसके साथ स्टिक हो गई होगी टॉप लेयर। तो अगर ये प्लेट आगे बी से जा रही है तो ये वाली लेयर भी कितने से जा रही होगी? अच्छा, ये वाली लेयर अगर बी से जा रही है तो नीचे वाली लेयर उसका अप्रोच कर रही है, ठीक है। अगर सेकंड वाली लेयर भी आगे जा रही है तो उसकी नीचे वाली लेयर उसका अप्रोच करेगी, ऐसा। तो समझ में आया व्हाट इज द विस्कस फोर्स? लेयर्स के बीच में लगने वाला इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, लेयर्स के बीच में लगने वाला जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, दैट विल अपोज द। कि अगर सभी लेयर्स रखी हैं एक दूसरे के ऊपर तब कोई भी विस्कस फोर्स, जब एक लेयर दूसरे पे क्या करेगी? मूव करेगी, देन इट विल कम, देन इट विल, दैट इज द विस्कस। अब ध्यान से सुनो, ये मैं बॉटम वाली लेयर के बारे में अगर पूछूं तुमसे, इसकी स्पीड क्या होगी? 0। इसकी स्पीड क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि ये स्टिक रहेगा नीचे वाले प्लेट सरफेस से। जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी उसकी स्पीड क्या है? टॉप मोस्ट लेयर की स्पीड क्या है? v। जनरली लिक्विड में यही होता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है?
टॉप मोस्ट स्पीड, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो स्पीड क्या होती है, कम, और सबसे लोएस्ट स्पीड बॉटम मोस्ट लेयर में जाती है, दैट इज, इसीलिए किसी रिवर में अगर पानी फ्लो हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा स्पीड टॉप सरफेस में होती है, और अगर आप डाइव करके नीचे जाते हो और बॉटम में पहुंच जाते हो तो वहां आपको पानी में फ्लो नहीं होती, you will not experience the flow of water at the bottom of the river, वहां पे आपको वाटर कैसा लगेगा, इट इज स्टेशनरी, और जैसे जैसे आप ऊपर आओगे आपको फ्लो समझ में आएगा। तो दिस इज हैपेंस इन केस ऑफ द लिक्विड्स, तो लेयर्स में लिक्विड फ्लो करते हैं और सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, टॉप मोस्ट लेयर की, एंड बॉटम मोस्ट लेयर जो कांटेक्ट में है किसी सरफेस के, उसकी स्पीड क्या हो गई, 0। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर, फिर जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं कम होती जा रही है, ये हाइट के साथ वेलोसिटी का मैंने क्या बना दिया, प्रोफाइल, मैक्सिमम वेलोसिटी टॉप पे, फिर कम कमेंट बॉटम में, उसके वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी प्रोफाइल यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती है वेलोसिटी नीचे जाना, ठीक है। अच्छा, पाइप में क्या होता होगा, व्हाट हैपेंस इन योर पाइप्स, ये तो मैं रिवर की बात कर रहा था, पाइप्स में कैसे डिस्कस आता होगा फोर्स, या वहां पे क्या प्रोफाइल बनेगा, ड्रॉ द, ये पाइप है जिसमें ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक, ड्रॉ द वेलोसिटी प्रोफाइल, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या पाइप के एंड के कांटेक्ट में जो लेयर होगी वो रेस्ट पे रहेगी, और सबसे ज्यादा स्पीड वाली लेयर कहां पे होगी, सेंटर वाली लेयर, यहां पे अगर तुम वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाना चाहोगे तो सेंटर वाली लेयर पे मैक्सिमम वेलोसिटी, और जैसे जैसे आप एच की तरफ बढ़ोगे द वेलोसिटी विल, इसीलिए किसी भी पाइप के फ्लो में मैक्सिमम फ्लो की वेलोसिटी उसके सेंटर होती है, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे एच की तरफ स्पीड भी बढ़ेगी। तो दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ पाइप, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में दिया हुआ है, यू सी हियर इट इज गिवन देयर। तो समझ में आया व्हाट इज द बेसिक ऑफ विस्कस फोर्स। अच्छा, आइडियल फ्लूइड में हम क्या मानते थे कि ये विस्कस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसीलिए हम फ्लूइड्स के दो क्राइटेरिया, मैंने कहा था कि मैं आइडियल के बारे में आपको बात तो बताऊंगा, तो देखो जनरली विस्कस फोर्सेस के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई द फ्लूइड इनटू टू कैटेगरीज, आइडियल फ्लूइड्स एंड रियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड में जो विस्कस फोर्स है वो प्रेजेंट नहीं होता था, बट इन रियलिटी विस्कस फोर्सेस आर, ये बताओ अगर आइडियल फ्लूइड होता तो कैसा मौसम होता, सिर्फ टॉप सरफेस मूव कर जाती, बॉटम वाली लेयर्स में कोई भी मोशन नहीं, क्योंकि कोई विस्कस नहीं आता, तो फिर उसके नीचे वाली लेयर को कौन मूव करा रहा था, विस्कस फोर्स ही तो मूव करा रहा था ना नीचे वाली लेयर को, सेकेंड लेयर को कौन आगे मूव करा रहा था, अब वो होगा ही नहीं क्योंकि वो मोशन ही नहीं होगा। समझ में आया। तो कई बार बॉक्स में ये होता है आप इसको मूव करा के ये नीचे गिरेगा, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता इन दोनों के बीच। तो अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है और मैंने इसको आगे मूव करा दिया, तो अगर फ्रिक्शन जीरो है इस पे भी क्या हो गया फ्रिक्शन, ये तो रेस्ट नहीं रहेगा, इट विल फॉल डाउन, इट विल फॉल डाउन, यही होगा, दैट द कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स आइडियल एंड रियल। तो हमने आइडियल डेफिनेशन में बर्नौलीज के यूज किया था, तो विस्कस फोर्स को हम वहां कंसीडर नहीं करते, तो वी डू नॉट कंसीडर द विस्कस फोर्सेस फॉर द बर्नौलीज। अच्छा, इस विस्कस फोर्स को आप बायंड फोर्स से कंफ्यूज नहीं करें, बायंड फोर्स इज डिफरेंट थिंग एंड दिस विस्कस फोर्स इज, अच्छा बायंड फोर्स मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है, उसको मैं साइड में बता दूंगा आपको, अभी तो विस्कोसिटी है। ओके, नाउ ये जो विस्कस फोर्स जनरेट करने की प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी में, मटेरियल में या लिक्विड में बेसिकली, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के लिए अलग होगा, ग्लिसरीन में विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो ये मटेरियल टू मटेरियल विस्कोसिटी क्या करेगी,
डिफर करती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी? मटेरियल की प्रॉपर्टी। क्लियर? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं विस्कोसिटी के बारे में। और तो देखो ये थी लेट से लिक्विड के लिए, ऐसे ही पूरी एक लेयर, और मैंने टॉप सरफेस पे इसमें क्या लगाया है? फोर्स। क्या लगाया है इसकी टॉप सरफेस पे? फोर्स। क्या ये शियर कर जाएगा लिक्विड? मैंने पूरा कंबाइंड मोशन दिखा दिया कि ऐसे समझिए पूरा लिक्विड पहले ऐसे था वर्टिकल, अब ये थोड़ा टेप हो जाएगा। कैसे पता? क्योंकि टॉप लेयर ज्यादा आगे पहुंच गई होगी, उसके बॉटम लेयर थोड़ा कम आगे पहुंच चुकी होगी, फिक्स वाली है वो वहीं पे रहेगी। कुछ इस तरह का हो जाएगा यहाँ पे शियर मोशन। अच्छा, इसका मतलब आइडियल फ्लूइड्स में शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई विस्कस फोर्स ही नहीं है। लेकिन रियल फ्लूइड्स में शियर स्ट्रेस क्या होगी? जनरेट हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि शियर स्ट्रेन आ रहा है। तो देखो ध्यान से, लेट्स से डिस्प्लेस्ड बाय अमाउंट डेल्टा x इन डेल्टा t लाइन। तो लेट करो हमने एक फोर्स लगाया, शियर फोर्स जिसको कहते हैं, ऑन द टॉप सरफेस, जिसकी वजह से जो टॉप सरफेस है वो बॉटम सरफेस या टॉप लेयर जो है बॉटम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस होगी? डेल्टा x। लेट द हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, या टॉप लेयर या बॉटम लेयर के बीच की हाइट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? l से। अच्छा, तो बेसिकली क्या होगा कि व्हेनेवर वी अप्लाई द शियर फोर्स ऑन लिक्विड टॉप सरफेस, लिक्विड क्या करेगा? शियर करेगा। लिक्विड विल शियर, तो शियर स्ट्रेन आएगा इसमें। तो शियर स्ट्रेन बताओ कितना आया? डेल्टा x बाय relative displacement between the top layer and the bottom layer divided by the perpendicular distance। यही था शियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन आएगा और कितना होगा? डेल्टा x बाय, क्लियर है? सारा शियर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको, ठीक? तो शियर स्ट्रेन रेट कितना होगा? शियर स्ट्रेन रेट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय, किसी भी चीज का अगर रेट निकालना है तो हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में तो निकालते हैं, डेल्टा x बाय l डेल्टा t। व्हाट इज डेल्टा x बाय डेल्टा t? स्पीड। dx बाय dt होता है, डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या देता है आपको? स्पीड या वेलोसिटी। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू v बाय। तो जो शियर स्ट्रेन का रेट है, इस रेट से शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है आपके लिक्विड में, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू स्पीड बाय l। l क्या है? टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट है लिक्विड पर। तो शियर स्ट्रेन रेट कितना आ गया? v बाय, इसी को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसकी जरूरत पड़ने वाली इसलिए बता रहे हैं। तो शियर स्ट्रेन समझ में आया क्या है? क्यों आया शियर स्ट्रेन? क्योंकि हमने क्या लगाया है इसमें? शियर फोर्स लगाया। और जब भी हम शियर फोर्स लगाते हैं तो शियर स्ट्रेन आता है, और वो क्या होता है? डेल्टा x बाय, रेट निकालना है तो किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से डिवाइड कर दिया, जो किससे इक्वल आ गया? v बाय टाइम। दिस इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या भी कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो एक लॉ है विस्कोसिटी, अब हम उस लॉ को समझने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज समझो, शियर फोर्स कितना लग रहा होगा? क्या F है? शियर फोर्स क्या लगा रहे हैं हम? तो शियर स्ट्रेस कितना आ रहा होगा? F by A। स्ट्रेस इज ऑलवेज फोर्स अपॉन A। क्या है? एरिया जिस पे ये फोर्स लग रहा है, द एरिया ऑन विच दिस फोर्स इज। तो हमने शियर स्ट्रेस समझ लिया, शियर स्ट्रेन रेट समझ लिया। अब हम लिखने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो अब एक लॉ दिया न्यूटन ने, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ। उसके लिए हमें इतनी चीजें जाननी थी जो मैंने बता दिया।
एट विल बी द एंड ऑफ द क्लास। जल्दी से लॉ लिखते हैं एंड देन वी विल एंड द क्लास। फिर हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो लिखें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एज पर दिस लॉ shear stress proportional to shear strain rate. As per Newton's law of viscosity, the shear stress is directly proportional to shear strain या directly proportional to velocity or it is directly proportional to velocity dt. Done? तो shear stress को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से सिग्मा से करते हैं। स्ट्रेस को नॉर्मली हम किससे करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट। शियर स्ट्रेन रेट क्या था? b बाई कांस्टेंट आएगा यहां पर eta, this constant is eta and this eta is called coefficient of viscosity. Eta is nothing but coefficient of viscosity of liquid. जो भी लिक्विड आपने यूज किया है उसका ये क्या है? एक कोएफिशिएंट है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता था वैसे ही ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। दिस इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या है? एक इसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ। अलग अलग लिक्विड के लिए ये अलग अलग। अभी मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा। अच्छा, थोड़ा और चेंज करें इस फॉर्मूले को। शियर स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन क्लियर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करो। हाउ विल यू डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? बताओ कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हाउ विल यू डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन रेट। शियर स्ट्रेन रेट ऐसे लिख सकते हैं पहली लाइन से कि शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट के। फिर कांस्टेंट आया eta, तो वहां से इसको लिख सकते हैं ऐसा कि eta इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। और यहां से फार्मूला बताओ eta का क्या बनेगा? फाइनल F into L divided by A into बन गया। ये रही बात आपके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? तो ये आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आपके लिए देखो होमवर्क और है, आपको ना इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, तो फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कुछ लिक्विड्स के लिए आपको इसकी वैल्यूज लिखनी है, जैसे वाटर के लिए क्या होता है एंड सम अदर लिक्विड्स आल्सो।